सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। माँ बाप की दुआएं लें, माँ बाप की दुआओं में ही जिंदगी की कामयाबी है। तो आज की हमारी वीडियो है विल पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्रैश। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। क्या ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है विल पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रैश, मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेरी बैड न्यूज़ आई थिंक। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बनके उभरा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में। एक्चुअली आप अगर इंडिया के आसपास वेरियस कंट्रीज को देखो, इवन अफगानिस्तान को देखो, श्रीलंका को देखो, श्रीलंका का एग्जांपल आपको याद होगा। रिसेंटली इस देश ने इंडिया से $500 मिलियन का सॉफ्ट लोन मांगा था, सिर्फ फ्यूल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए। ना पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रिसेंटली की करेंसी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। पाकिस्तानी रुपये आज के समय अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक लो पे है, एट 173 रुपीज पर डॉलर। ये गिरावट है, ये थमने नहीं वाली। अभी यूएसए की जो रेटिंग एजेंसीज है, इन्होंने यहाँ पर प्रोडिक्शन ये करी है कि अभी आराम से $1 हो जाएगा अराउंड 180 पाकिस्तानी रुपये के। ना रुपये की गिरावट अपनी जगह है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, अब ये खुद यहाँ पर कह रहा है कि देश को आने वाले 2 सालों में एक्सटर्नल डेट, बाहर से उधार लेना होगा $51.6 बिलियन का, नहीं तो देश प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं पाएगा। बजट जो है ये प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, और जो इनकी नीड है यहाँ पर एक्सटर्नल डेट की, ये बढ़ने ही वाली है। पाकिस्तान को 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में चाहिए होंगे $23 बिलियन अपने बजट को पूरा करने के लिए, सरकारी एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने के लिए, पेंशन्स पे करने के लिए, बेसिकली कंट्री को चलाने के लिए। उसके अलावा ये डिमांड और ज़रा बढ़ जाएगी। इनको $28 बिलियन चाहिए होंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। और इसके सोल्यूशन में अभी के लिए इन्होंने यहाँ पर यही सोचा है चाइना। ऑलमोस्ट इनकी हर प्रॉब्लम का आज के समय जो सोल्यूशन है ना, ये चाइना में ही देख रहे हैं। इवन दो चाइना इनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनना चाहता नहीं है। अभी पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि ये चाइना स्पेसिफिक पांडा बॉन्ड रेस करेंगे, मतलब कि चाइना की जो ओपन मार्केट है वहाँ से रेमबी में ये पैसा यहाँ पर रेस करेंगे। और चाइना कुछ हद तक यहाँ पर ये चाहता है कि पाकिस्तान डॉलर से दूर हो जाए, पाकिस्तान में डी डॉलराइजेशन हो जाए आने वाले कुछ सालों। डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और चाइना किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट उठा सकता है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये रिपोर्ट रिलीज करता है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अभी तक आपने ये पढ़ा वेरियस रिपोर्ट्स में, हो सकता है कि इस पर आपने आर्टिकल्स पहले भी पढ़े हों, कि पाकिस्तान को आने वाले 2 सालों में 50 बिलियन से भी ऊपर का जो अमाउंट है डॉलर्स में, ये चाहिए होगा। मगर इसकी वजह क्या है? देखो, वजह यहाँ पर सबसे बड़ी ये है, पहली बात तो बहुत ही बड़े स्केल पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि पेंडोरा पेपर लीक में पाकिस्तान के बहुत से जो इनके मिनिस्टर्स हैं उनका नाम आया है, बहुत से जो इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका नाम आया है। तो करप्शन पाकिस्तान में आज भी बहुत ही बड़े स्केल पर रैम्पेंट है। जो इनके पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी रुपये में पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर इसको देश के बाहर पार्क कर देते हैं, तो इससे ऑब्वियसली देश को टैक्स जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, बहुत ही बड़े स्केल पर। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान की सरकार ने वैसे जो कर्ज उठा रखा है वेरियस कंट्रीज से, वेरियस इंस्टीट्यूशन से, इसकी जो डेट सर्विसिंग है, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट में ही इनको साल का 15 बिलियन से भी ऊपर, $15 बिलियन से भी ऊपर खर्चना पड़ता है। अब यहाँ पे आप कहोगे इधर तो जो आर्टिकल है यहाँ पर $7 बिलियन लिखा है। देखो, $7 बिलियन इन 6 मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर रिसेंटली पाकिस्तान ने इतना पे किया था। और ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मतलब कि मिनिमम इतना अमाउंट तो है ही, मैक्सिमम ये अमाउंट 25-30 बिलियन भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल्स भी देखे होंगे पिछले कुछ महीनों में कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, जो बाहर से कर्ज ओढ़ रखा है, वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि फॉरेन लोन्स एक के बाद एक रेस किए जा रहे हैं। एक लोन की पेमेंट के लिए दूसरा लोन, फिर तीसरा लोन। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वेट, अगर मैं गूगल पे जाऊँ और लिख कंट्रीज विद मोस्ट एक्सटर्नल डेट, तो वहाँ पे तो पाकिस्तान आता ही नहीं है, दूर दूर से भी नहीं आता। वहाँ पे तो आप अगर देखो जो टॉप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। तो इन कंट्रीज़ को होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पाकिस्तान को क्यों होता है? देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, इशू आता है इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट रीपेमेंट का। पहली बात तो यहाँ पर यह है
यूएसए का जो एक्सटर्नल डेट है ना, ये उधार यूएस उठाता है इंटरनेशनल ओपन मार्केट से अपनी शर्तों पर। ये बात आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कि यूएस इशू करता है ट्रेजरी बिल अर्थात यूएसए के बॉन्ड। यूएस इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा होता है, कहता है कि कौन सा देश है जो मुझे $500 मिलियन देगा, उसके बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 10-20 सालों में हर महीने इनको 2.5% या फिर 2% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। इवन दो ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़रा कम है, मगर यूएस इकोनॉमी इतनी स्टेबल मानी जाती है कि लोग समझते हैं ये तो फिक्स डिपॉजिट है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक में रख दो बिल्कुल सेफ है, वैसे ही कंट्री सोचती है कि अपना पैसा कहाँ रखें। फिर यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं ये लगते हैं कि ये तो फिक्स डिपॉजिट है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यूएस कहीं पे हिलने वाला है नहीं, तो इनके बॉन्ड्स परचेज करके रख लो। तो ये सब कर करके ओवर द ईयर्स यूएसए ने बहुत सारा जो एक्सटर्नल डेट है ये उठा रखा है, और ये अच्छा डेट है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट वाला डेट है। जो शर्तें हैं ये सारी यूएसए ने तय करी है। वेरएस पाकिस्तान को आप अगर देखो तो सिंस पिछले 10 से लेकर 15 सालों में लगातार पाकिस्तान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें रहा है। उस वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और वेरियस और इंस्टीट्यूशंस ने, इवन कंट्रीज़ ने भी आराम से लोन नहीं दिया। अगर लोन दिया भी है तो बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तों पे दिया है, और कई जगह तो लोन मिला ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान मजबूरी में हर बार आप अगर देखोगे तो चाइना के पास ही जाता है, और अब चाइना के जो लोन्स थे उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो चाइना के लोन्स हैं टू पाकिस्तान ये कमर्शियल रेट्स पे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कमर्शियल रेट्स मतलब कि देखो, ऐसा तो नहीं है कि शी जिनपिंग का कोई ऑफिस है वो देता है लोन इमरान खान को, ऐसा तो है नहीं। चाइना की सरकार ने बहुत सारे सरकारी बैंक्स बना रखी हैं, जैसे हमारे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर भी चाइना के बहुत सारे सरकारी बैंक्स हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली जो लोन लेता है या तो उनके सरकारी बैंक से लेता है, या तो चाइना का जो रिजर्व बैंक है उसके अंडर जो इंस्टीट्यूशन है उससे लेता है ये सब लोन। अब ये लोन जब पाकिस्तान उठा रहा था चाइना से, तब चाइना ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, जो उस वक्त मार्केट रेट चल रहा था उसी के हिसाब से लोन दिया है। और एक्चुअली कमर्शियल रेट बड़ी गोलमोल टर्म होती है। कमर्शियल रेट का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट जो बैंक का उस वक्त करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें तो आपने लोन उठाया ही है। उसके अलावा अगर बैंक को लगता है कि जिस प्रोजेक्ट में ये पैसा लगाया जाएगा कल को यहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो चुपचाप ये लोग क्या करेंगे कि बैंक का इंटरेस्ट रेट 1 से लेकर 2% बढ़ा भी देंगे। ये कह कर के हम लोग यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं तुम्हारे यहाँ पैसा लगाकर, तो एटलीस्ट इतना तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजे था, और अभी भी आज तक भी हमको एक्चुअली पता नहीं है कि पाकिस्तान ने किस इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाया है। ये बात एक टॉप सीक्रेट है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। और ऐसा नहीं है कि चाइना ही बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान को लोन देता है, ये जब वर्ल्ड बैंक के पास भी जाते हैं लोन मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद 1.5 बिलियन या फिर $800 मिलियन का जो लोन है मिल जाता है, मगर जो टर्म सेट करता है वर्ल्ड बैंक ये बहुत ज़्यादा कड़ी होती है कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको देना होगा, इंटरेस्ट रेट आपका इतना होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम रिस्क उठा रहे हैं तुमको लोन देकर। वेराज वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है इंडिया को या फिर इवन चाइना को या फिर किसी और कंट्री को, तो वर्ल्ड बैंक काफ़ी हद तक निश्चिंत होता है कि इनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सिंस पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स बाहर से जो भी लोन उठाया है उसकी शर्तें इतनी ज़रा कड़ी है, तो अब क्या हो रहा है कि हर साल जब पाकिस्तान की सरकार बैठती है बजट को बनाने के लिए, पहले तो इनके ऊपर बैठ जाता है IMF कहता है कि बजट तुम जो भी बनाओगे ना हमारे हिसाब से बनाओगे, हम बताएंगे कि बजट का पैसा कहाँ पे एलोकेट करना है, कौन सा पैसा तुम कहाँ पे खर्चोगे। एक तो IMF की प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आ जाती है कि इनके पास बेसिकली पैसा उतना होता ही नहीं है कि बजट को पूरा बना लिए, क्योंकि जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर है ये काफ़ी बार सोचते हैं कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है इसका मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूँ पहले या फिर देश की तरक्की के लिए लगाऊँ। इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करूँगा तो देश को ये ठहरा देंगे डिफ़ॉल्टर, फिर इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर में कोई लोन नहीं देगा। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं कि बीच में जो ये प्रॉब्लम आती है ना, इसको सॉल्व करने के लिए या तो टेम्परेरी बेसिस पर UAE से या फिर कभी चाइना से किसी ना किसी कंट्री से लोन ले लेते हैं। अब पहले वैसे UAE दे भी देता था, मगर अब UAE और सऊदी अरेबिया भी लोन नहीं दे रहे, तो इनके पास ऑप्शंस लगातार कम होती जा रही है। इसलिए आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान रिसेंटली IMF के पास गया कितने बिलियन के लोन के एक्सटेंशन के लिए, $1 बिलियन। इनके 6 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी चल रहा है, इसमें सिर्फ 1 बिलियन एक्स्ट्रा जो इनको चाहिए उसके लिए ये IMF से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है
कि IMF अगर यहाँ पे मान गया, जो अभी तक माना भी नहीं है, मगर एज्यूम कर लीजिए कि कल को IMF मान भी जाता है, तो उस सिनेरियो में भी आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान की जो डेट प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने नहीं वाली। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है, उनके यहाँ हो रहा है, उनका देश है, प्रॉब्लम है, जो भी वो झेलेंगे, हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं इंडिया में। आई मीन ठीक है, पाकिस्तान के जो भी कर्म थे, बुरा कर्म की ना, डॉक्टर दवाई दी ना, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस क्यों करते हैं। देखिए हमारे यहाँ भी इसको डिस्कस इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मतलब अब ये है, पाकिस्तान जितना ज़्यादा इकोनॉमिक संकट में गिरेगा, चाइना यहाँ पर प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा डी डॉलराइजेशन। ये एक नया आइडिया है चाइना का। ये एक्चुअली जब 2014-15 में उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था ना, इंडिया में भी लोग एक्साइटेड हो गए थे ये देखकर कि चलो अच्छी बात है, एशियन कंट्री है, जो US डॉलर की डोमिनेंस है उसको तोड़ा जाएगा। उस टाइम आप कह सकते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशंस उतने ख़राब हुए नहीं थे जितने आज के समय हो चुके हैं। तो उस टाइम आप अगर देखो तो चाइना ने ये कहा था कि डी डॉलराइजेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉलर को यूज़ करना ही बंद कर दो। तुम डॉलर पर पैसा उठाते ही क्यों हो, तुम वर्ल्ड बैंक के पास जाते ही क्यों हो, कंप्लीटली शिफ्ट कर दो चाइनीज रिमेंबी पे, मतलब कि चाइना की जो करेंसी है युआन पर, उसको बना दो अपनी कंट्री की डिफॉल्ट करेंसी। बाकी हम लोग देख लेंगे, हम युआन छापते रहेंगे, आपके पास पैसा आता रहेगा और धीरे धीरे जो डॉलर पे अपनी निर्भरता है ये कम कर दो। ये आइडिया जो है चाइना ने दिया था रशिया को, रशिया ने कुछ हद तक एक्सेप्ट भी किया है, कुछ हद तक, ऑल टुगेदर नहीं, अभी के लिए कुछ हद तक एक्सेप्ट भी किया है। अफगानिस्तान को भी ये लोग सेम कह रहे हैं कि पहली बात तो CPEC को एक्सटेंड कर दो, CPEC के जो प्रोजेक्ट है ये अफगानिस्तान में भी फैला दो, उसके अलावा वहाँ पर भी कर दो डी डॉलराइजेशन मार्केट से ऑल टुगेदर, US डॉलर रिमूव ही कर दो। ऑफ कोर्स कर्जा तो आपको चुकाना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने कर्जे गायब हो जाएंगे। इसका मतलब सिंपली ये है कि फ्यूचर में जो आपको सारा कर्ज उठाना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उठाओ चाइनीज़ सेंट्रल बैंक से, चाइना के सरकारी बैंक से, और ये कमिटमेंट कर दो कि मार्केट रेट पे कल को RMB का जो भी रेट होगा उसी पे तुम वापस करोगे, डॉलर को बीच में नहीं लाओगे। तो बेसिकली इन द फ्यूचर आप क्या देखोगे कि अगर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो फ्यूचर में चाइना कंप्लीट इकोनॉमिक टेक ओवर कर लेगा इनका। पहले तो जो इनकी जनता है इनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये बात आम आदमी समझ नहीं पाता कि किस तरीके से करेंसीज कैप्चर करती है मार्केट को, कैसे कंट्री इकोनॉमिक कॉलोनी बनती है। ये एक्चुअली इवेंट हो जाता है, उसके 5-6 साल बाद लोगों को एहसास होता है कि हम तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं इस कंट्री के ऊपर, और अब कल को ये चाहे तो हमारे देश को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो सेम केस यहाँ पे पाकिस्तान का बन रहा है। और इंडिया को देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचना होगा, इंडिया और US को दोनों को सोचना होगा कि क्या हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि हम कम्प्लीटली पाकिस्तान को पुश कर दे टुवर्ड्स चाइना, या फिर कहीं ना कहीं दूसरा यहाँ पर रास्ता भी निकालना होगा। ये रास्ता कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इट कैन बी समथिंग एल्स। मगर कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्म कंट्री अगर बस चाइना का गुलाम ही बन जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बन ही चुका है, कंप्लीटली गुलाम बन सकता है आने वाले कुछ सालों में, क्या ये US और इंडिया के इंटरेस्ट में है कि चाइना को हम इतनी बड़ी पावर थमा दें? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा इन फ्रंट ऑफ इंडिया एंड US बोथ। इस बड़े क्वेश्चन को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप बताइए, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी। सारा गेम है डी डॉलराइजेशन का, आपको समझ में आया? डी डॉलराइजेशन और चाइना की अपनी हकमियत, यानी चाइना ये चाह रहा है, यानी चाइना ये चाह रहा है कि जैसे दुनिया में डंका बजा हुआ है USA का, ठीक है ना, लोग डॉलर ही से लेन देन करते हैं। अच्छा, एक कंट्री है पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री इंडिया, वहाँ पे वहाँ की करेंसी चलती है। पूरी दुनिया हम कोई चीज़ लेते हैं, एक नोट की वैल्यू होती है। हम एक नोट एक दुकानदार को देते हैं, वो दुकानदार वो किसी और से कोई चीज़ लेता है, वो देता है, गारंटी है। इसी तरह से पूरी दुनिया में भी जो बिजनेस होता है तो उसके लिए भी एक करेंसी चाहिए। वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना, तो वो डॉलर पे बात होती है। तो चाइना चाहता है कि वो हमारी करेंसी यूज हो, ताकि कम से कम एशिया में, कम से कम वो ये चाहता है कि हर मुल्क में नहीं तो जो मुल्क उसके मातहत है, एशिया में जो मुल्क उसके मतलब शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं। एक हद तक इंडिया भी चाहता है कि ये चीज़ हो, और डॉलर का जो एक, अच्छा, जब एक ही कंट्री का दबदबा होगा अमेरिका का, तसलसल टूट जाए, तो वो उसकी जो एक धाक है या जो उसकी ब्लैकमेलिंग होती है या उसकी जो अपनी उसको
तोड़ा जाए, उसको तोड़ा जाए, उसके बॉसीपन को थोड़ा हटाया जाए। लेकिन इन हालात से, पाकिस्तान के हालात से ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मुसलसल कर्जे लिए जा रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो महंगाई है या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पाकिस्तान की अपनी मर्जी के मुताबिक ही नहीं है। यानी पाकिस्तान के जो खुद प्रेशर में है किसी के, जैसे कि आप बता रहे हैं, आपने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि ये वो लोग जो हमें लोन देते हैं, जो डेट्स देते हैं, वो इस चीज़ को तय करते हैं कि ये इतना होना चाहिए, इसकी कीमत ये होनी चाहिए। हम मतलब हमारे हुक्मरान नहीं तय कर पाते, और फिर कुछ इतना ज़्यादा जो पाकिस्तान में यानी कि ये सब हो रहा है, इतना अफरा तफरी का आलम है, पाकिस्तान इतना मतलब दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि हुक्मरान जो है उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस, और दूसरा सबसे मेन चीज़ करप्शन। हमारे यहाँ पे जितने भी हुक्मरान रहे हैं की नौबत तक आए हैं, देखिए हमारे पास जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटा है, और ज़्यादातर स्विस बैंक ऐसा बैंक है जहाँ पे अक्सर न्यूज़ आती रही और विकीपीडिया से पता चलता रहा कि कितना ज़्यादा पैसा पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में। मतलब इस वक्त मैं कहता हूँ कि हर जगह जहाँ भी जिक्र हो रहा है, चाय के होटल्स हो, नुक्कड़ हो, शादी ब्याह हो, हर जगह बात से बात निकल रही है महंगाई, बात से बात निकल रही है महंगाई की। मिसाल के तौर पे शादी ब्याह में बैठे हुए किसी ने पूछा कितने का खाना बनाया था, तो उसने कहा इतने का बनवाया हमने खाना। अरे मैंने तो अपने बच्चे की शादी में इतने बनाया, तो अरे महंगाई कितनी हो गई, अरे महंगाई इतनी हो गई। ठीक है यार, ये चिंची से बंदा उतर रहा है, यार ये किराया कितना हो गया, यार इतना हो गया, अबे पेट्रोल बढ़ गया। मैं कहता हूँ हर बंदे का लेन देन हो रहा है ना किसी चीज़ पे, तो उस चीज़ में उसका पहला जुमला महंगाई आ रहा है, महंगी चीज़ हो गई है। यानी आप कहना चाह रहे हैं हर बात में महंगाई का जिक्र है। मतलब मैं गुजर रहा हूँ ना कहीं से, मुझे हर दूसरे 4-5 कदम पे महंगाई का लफ्ज़ सुनने को मिल रहा है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक व्हाट्सएप पे तस्वीर देखी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। 10 से 15 मिनट मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत शौक में जा चुका था कि एक व्हाट्सएप पे तस्वीरें आई थी 2 छोटे बच्चों की, एक बेटी थी एक बेटा था, 2 ढाई-3 साल के, 2 ढाई-3 साल, और माँ बाप थे दोनों की, 3-4 की लाशें, उनके चेहरों की तस्वीरें, और नीचे लिखा हुआ था घर का रेंट ना देने पे माँ बाप ने बच्चों के साथ अपने आप को जहर देके खुदकुशी कर दी। मुझे बड़ी हैरत हुई यार, कोई नहीं था आसपास। मतलब मैं ये कहती हूँ मतलब ये जो पाकिस्तान का है नहीं, बदतरीन वक्त है। नहीं, मैं सोच रहा था कोई था नहीं यार, उनको बचाता, उनको कोई रोक सकता यार। ऐसा नहीं है कि उसने किसी से जिक्र नहीं किया होगा अपनी परेशानी का, लेकिन आजकल का जो आलम है वो इतना नफसा नफसी का है कि लोग ये कहते हैं हमारा तो पूरा नहीं हो रहा, हम किसी और की क्या हेल्प करें। अच्छा, अगर फिर उसके अंदर के जज्बात तो उसके अंदर ही थे। अच्छा, अगर वो शख्स किसी से हेल्प मांग भी रहा होगा, उधार मांग भी रहा होगा, क्या पता कि यार ये खुदकुशी तक चला जाएगा, उसके अंदर क्या चल रहा है। मैं मतलब कि ठीक है, मैं इस वक्त मतलब हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर इंडिया से ही हैं, तो मैं मतलब कहना चाहूँगा कि जो भी हमें सुन रहे हैं, खुदा के लिए अपने आसपास वालों का जितना हो सके ख्याल करें। उसकी वजह ये कि क्या पता उसकी कंडीशन क्या है, किस हालात में है, और वो किस तरीके से हिम्मत करके आपसे मांग जो हो सके। ये बात है कि बहुत सारे मतलब 420 लोग भी होते हैं जो आपको मतलब धोखा देकर और आपसे पैसे ले लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। पता है हम कभी कभी उनको उनके जैसे समझ के दूसरों को जो वाकई रियल मुस्तहिक होते हैं उनकी भी मदद नहीं कर सकते। जो लोग चीटर होते हैं उनकी वजह से हम ये सोचते हैं कि ये भी वैसे ही होंगे, लेकिन कुछ रियल भी होते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाने वालों को अभी से ही समझना चाहिए कि यार चाइना ने जिन कंट्रीज़ की हेल्प की या जिनको लोन दिया, तो उनके साथ क्या कंडीशन रही, क्या मामला रहे। डॉलराइजेशन का कहेगा चाइना, तो मुझे थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जब वो कहेगा कि डॉलराइजेशन होनी चाहिए और पाकिस्तान अंडर प्रेशर आकर करेगा भी, क्योंकि जैसे कि उन्होंने रफली बता भी दिया कि पाकिस्तान तो गुलाम बन ही चुका है, तो जब वो आकर करेगा भी डॉलराइजेशन, तो ऐसा है कि क्या वो पहले का इंटरेस्ट, पहले का जो भी मतलब डेट्स वगैरह है वो तो देखें, वो तो उसका लेन देन तो IMF के साथ है, तो है वो तो IMF के साथ है। पता है इस वक्त पाकिस्तान का हर बंदा कम से कम कह रहे हैं 1.5 लाख का मकरूज़ है। अच्छा, एक शख्स है मोटिवेशनल समझ लो ने, उनका एक जुमला है, मुझे बड़ी हैरत हुई। मतलब उनका जो जुमला है वो सोच में डाल देने वाला है सबको। मिसाल के तौर पे ये बात आप मानती हैं पाकिस्तान का हर शख्स 1.5 लाख का मकरूज़ है? मानती हैं आप? हुआ कैसे वो नहीं पता, लेकिन मानती हूँ ना, है ना, जैसे हुआ तैसे हुआ। पाकिस्तान का हर शख्स 1.5 लाख का मकरूज़ है, IMF का या वर्ल्ड बैंक का जो भी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था कर्जदार का। मैं ये बात सुन के बड़े शौक़ में पड़ गया था कि यार हम कहाँ खड़े हैं, हम तो कर्जदार हैं,
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसका कर्ज जिसके ऊपर है उसका मैं नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ाऊंगा जब तक वो कर्ज माफ़ नहीं करेगा। वही तो, यानी कितनी कि सोचने वाली बात है। बहुत गहरी और ये बात किसी मौलवी ने नहीं कही, ये बात एक ऐसे शख्स ने कही है जो शख्स लोगों को मोटिवेट करता है कि आराम से पाकिस्तान का हर बंदा 1 लाख रुपए कमा सकता है। वो कहता है सिर्फ़ और सिर्फ आप यूट्यूब पर लिखो कि मैं 1 लाख कैसे कमा सकता हूँ, हाउ अर्न 1 मिलियन रुपीस फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो कहता है बस आप ये लिखो, दोबारा लिखो, तीसरी दफ़ा लिखो, रोज़ाना 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, आप एक वक्त आएगा 1 लाख 2 लाख, अच्छा आप बोला 1 करोड़ कमाना चाहते हो 1 करोड़ लिखो, आप कमाओगे। उसकी शर्त है, उसकी गारंटी है कि आप जो लिखोगे कमाओगे। कैसे लिखो? उसकी जो लिखोगे ना, बस आप उसके अंदर घुसोगे, फिर आप उसके अंदर मजीद रिसर्च करोगे, यानी आप अपना टारगेट सेट करोगे। हाँ वो कह रहा है आप जो लिखोगे वो कमाओगे, शर्त ये फ़ौरन नहीं, फ़ौरन अच्छा, हम बचपन से ये सुनते आए थे कि चाइना तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना तो हमेशा पाकिस्तान के बुरे वक्त में उसका साथ थी, उसकी मदद करता है। तो अब तो मैं देख रही हूँ हालात बहुत मतलब हेर फेर हो गया है बहुत ज़्यादा हालात में। देखिए चाइना, देखो मैं आपको एक बात बड़ा फ्रेंडली था। नहीं, अभी भी हमारी किताबों में चाइना पाकिस्तान दोस्ती, चाइना ये सब कुछ है, अपनी जगह है, लेकिन हकीकत में दुनिया मफादात की है। मतलब यूँ समझ लें कि अगर आपके किसी कंट्री के साथ कोई मफादात जुड़े हैं, चाइना को चाहिए मार्केट, चाइना को चाहिए अपनी प्रोडक्ट के लिए रास्ते, चाइना को पाकिस्तान की या इंडिया की या कोई स्पेसिफिक ओशियन से कोई ना कोई रूट चाहिए। मिडल ईस्ट की पूरी मार्केट, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस को जो है ना चाइना पिछाड़ कर अपनी हकमियत जताना चाहता है। देखिए लोगों को मतलब इस तरीके से वो लोन देता है। हमने एक और वीडियो में देखा था कि वो इस तरीके की कंट्रीज को टारगेट करता है जो ज़रूरतमंद हैं, जो लोन लेना चाहते हैं, फिर उनको अपने शिकंजे में फंसा लेता है एक तरीके से। ठीक है, फिर जब वो उसके मकबूज हो जाते हैं, उसके अंडर प्रेशर आ जाते हैं, तो फिर वो जो चाहता है, जो करना चाहता है वो करता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आज़ादी का क्या मतलब, आज़ादी का मतलब हम जो चाहे खुद से अपनी मर्जी से कर सकें, हमारी गवर्नमेंट सेट कर सके। ठीक है, हमारे जहनों में देखिए हमारे जहनों में था कि हमारे कंट्री में कोई आके हुकूमत करेगा, तो अंग्रेज़ या कोई भी हमारे ऊपर आ जाएंगे तो हम गुलाम हो गए। लेकिन आजकल गुलामी एक तरह से डिजिटल हो गई है। अच्छा, यानी कि गुलामी इस तरह हो गई है कि आपको कंट्रोल बाहर बैठ के भी कर सकते हैं लोग, डिजिटल या हाकमियत जो भी है। गुलामी और हाकमियत डिजिटल हो गई, यानी हम गुलाम भी डिजिटल हो गए, यानी कि जो पीछे बैठे हुए लोग हमारे कठपुतली हमारी डोर चला रहे हैं, बिल्कुल, और हमें उनके ही इशारों पे। मैं कहता हूँ अब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमारे पॉलिसीज मेकर को होश कर लेना चाहिए। श्रीलंका वाले हालात देख लेने चाहिए कि श्रीलंका, सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात की कि हमारी तो आवाम को कुछ खबर ही नहीं है। गवर्नमेंट अपने बेसिस पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, इतने हाई इंटरेस्ट रेट के साथ लोन ले रही है, एक डैड को देने के लिए दूसरा डैड, दूसरे डैड को देने के लिए तीसरा लोन ले रही है, तो किस से लोन ले रही है और उनको चुका पा भी नहीं रही है। तो हमारे तो आवाम को कुछ पता, हमारी नेशन तो बिल्कुल बेखबर है। और जब बजट बनता है तो बजट में भी सारा IMF का ही हिस्सा होता है कि आपने क्या बजट बनाना है। यानी यूँ समझ लो कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो एक तरह से जॉब कर रहे हैं IMF की या उनकी, और बिला वजह की गालियाँ सुन रहे हैं आवाम से। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि इससे बदतर क्या होगा। आजकल नॉर्मल आपको पता है एक शॉपकीपर की जो सैलरी है 10,000 11,000, बिल्कुल ठीक है, और खर्चा 60,000 मैं बता रहा हूँ ना कि एक शख्स ने टोटल खर्च बताए, टोटल खर्च जिसमें गोश्त माइनस है, ठीक है, दवाइयाँ माइनस है, और कोई भी फ्रूट चीज़ माइनस है, सिर्फ और सिर्फ सब्जियां, दालें, रोटी, आटा, चावल, टोटा चावल, ठीक है, ना कपड़े, ना 8,000 या 12, कुछ भी नहीं। आपसे कोई मना कर दो दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो 57,000 पर मंथ का एक्सपेंस निकला। तो जो 10,000 कमा रहा है वो क्या करे? 10,000 बहुत ज़्यादा, 15,000 है, कहाँ जाएगा वो, खुदकुशी नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ अभी भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को होश कर लेना चाहिए। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ख़ास तौर पर हमारे लिए और सब पाकिस्तानियों के लिए, सबक आमोज़ वीडियो। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।